Hello friends, myself Dr. Sachin Goswami and I welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English Classes। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो इंतज़ार था जूनियर असिस्टेंट टीचर की वैकेंसीज़ को लेकर वो अब ख़त्म हो चुका है और इसके लिए कल मैंने आपको वीडियो भी बनाई थी और उसमें मैंने आपसे कहा था कि अगर जो आप चाहें तो आप खुद भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अगर जो आप सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं तो वो भी कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। आसानी से आप तैयार कर सकते हैं, अपने जो अपनी स्ट्रेटेजी है उसे बना सकते हैं और किस प्रकार से तैयारी करें उसके लिए आप मेरी उस वीडियो को भी देख सकते हैं जो मैंने कल बताई थी। इसके साथ साथ मैंने आपसे ये कहा था अगर आप हमारी जो पेड क्लासेस हैं उन्हें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसका भी हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी भी किसी भी पेड क्लासेस को लेने से पहले एक विचार विमर्श करना पड़ता है, चीज़ों को देखना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है और एक डेमो का पार्ट तो होना बहुत एसेंशियल होता है कि एक डेमो तो होना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि टीचर का लेवल किस प्रकार का है और किस वे में वो आपको पढ़ाने वाला है। तो दोस्तों, जैसे कि आप मेरे बारे में तो जानते ही हैं, मेरी वीडियोस को आप मेरे इस चैनल पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैं आपको पढ़ाता हूं और किस लेवल से आपको पढ़ाता हूं, किस लेवल से तैयारी कराता हूं। तो उसे देखने के लिए मैं कमेंट बॉक्स में फिर भी जो हमारे साथी नए जुड़ेंगे उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा अपनी प्रीवियस क्लासेस का, तो आप उनसे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल पर मैं आपकी तैयारी कराऊंगा। इसके साथ साथ जो हमारे लैंग्वेज वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जैसे कि जीएस का पार्ट भी एसेंशियल है, तो जीएस के लिए हमारे बीच में यहाँ पर नितिन सर हैं। तो नितिन सर आपको जीएस कराएंगे। देखो, मैं सर की तारीफ इतनी अपने आप नहीं करना चाहता, क्योंकि टीचर की जो तारीफ होती है ना वो उसकी टीचिंग स्किल्स में दिखाई पड़ती है। जब वो पढ़ाता है, अपनी चीज़ों को बताता है तो उसकी अपनी क्वालिटी निकल कर आती है। तो जो ये आउटपुट आपको देंगे और आपको मुझे उम्मीद है इस बात की कि आपको वो चीज़ पसंद आएगी और अच्छी तरह से आपको समझ में भी आएगा, क्योंकि उस डेप्थ नॉलेज से वो आपको पढ़ाने वाले हैं। इतने कम समय में सर अपने अनुभव के आधार पर आपको चीज़ों को तैयार कराएंगे। दोस्तों, मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगा नितिन सर के बारे में कि नितिन सर ने मुखर्जी नगर दिल्ली में भी जो फेमस रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है वहाँ पर भी 8 साल टीचिंग कराई है। और इसके बाद नितिन सर खुद बताएंगे अपने बारे में थोड़ा सा। लेकिन एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कल मेरे पास 2-3 कमेंट्स आए, उसमें बोले कि सर ये इसका कोर्स तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है सर, हम तो बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। मैं ये आपसे कहता हूं कि आपको बर्डन नहीं फील करना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है और अपनी हिम्मत को तो बिल्कुल भी हारने नहीं देना है, अपने जज्बे को बनाकर रखना है। दोस्तों, संघर्ष तो जीवन का एक पार्ट होता है। हम लाइफ में बहुत स्ट्रगल करते हैं और बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है। तो उस संघर्ष से अगर जो आप घबरा जाएं तो इसका मतलब आप तो हार गए, आप तो चलने से पहले ही आपने अपने हथियार टेक दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। मैं कहता हूं जीवन में संघर्ष हो भले, जीवन में संघर्ष हो भले पर पार तू पा जाएगा। जीवन में संघर्ष हो भले पर पार तू पा जाएगा। कर हौसला बुलंद अपना, हर मुसीबत से टकराएगा, हर मुसीबत से टकराएगा। राह है कठिन जीवन की, हर पग तू संभल कर बढ़ाएगा, पर इस ऊंची नीची राह में तू लड़खड़ा ही जाएगा, तू लड़खड़ा ही जाएगा। ऐसा होता है कि हम एक बार एग्जाम नहीं क्लियर कर पाते, लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन वहां पर घबराना नहीं है। तो दोस्तों, आगे सुनना। कदम के लड़खड़ाने को समझना अपनी हार तू, कदम के लड़खड़ाने को समझना अपनी हार तू, अभी तो बस आरंभ है, स्नेह से स्वीकार तू, स्नेह से स्वीकार तू। तू रुक नहीं, तू झुक नहीं, तू रुक नहीं, तू झुक नहीं, यहां दुख से पहले सुख नहीं, जीवन इसी का नाम है। तू ठान ले उस लक्ष्य को, जो करना तुझको काम है, जो करना तुझको काम है। तो दोस्तों, लक्ष्य आपने निर्धारित कर लिया है, बस अब अपनी लगन से, अपनी मेहनत से पूरी तरह लग जाइए, अपने जज्बे के साथ पूरी तरह से तैयारी में जुट जाइए और इस बात को मैं लिख कर देता हूं कि सफलता को आप प्राप्त कर कर रहेंगे। मैंने कल भी आपसे कहा था कि टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। चीजों की तलाश करनी है लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है, आत्मसमर्पण नहीं करना है। आत्मसमर्पण आपने कर दिया, हिम्मत हार गए तो फिर तो जंग कहां से जीतोगे, आप नहीं जीत पाएंगे। लेकिन आपको तो जंग जीतनी है, तो इस जंग को जीतने में हमारी उम्मीद है और हमारा साथ आपके साथ है दोस्तों। और मुझे यह भी उम्मीद है कि जो प्रयास हम करेंगे वो प्रयास आपको आपकी सफलता की तरफ जरूर लेकर जाएगा। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहां पर अपनी जो है बात को खत्म करता हूं और इसके बाद मैं ये जो माइक है अब मैं नितिन सर को यहां पर हैंड ओवर कर रहा हूं
और नितिन सर आपको जीएस की तैयारी कराएंगे। उससे पहले थोड़ा सा परिचय अपने बारे में देंगे और फिर आपकी जीएस की तैयारी किस तरह से रणनीति बनानी है, किस तरह से तैयारी करनी है, वो सारी चीज़ें आपको नितिन सर बताएंगे। तो लीजिए नितिन सर के पास। जी नमस्कार दोस्तों। देखिए, जैसा कि आपको जो है काफ़ी कुछ सचिन सर बता चुके हैं और मैं आप लोगों का जीएस का पार्ट देखूंगा और देखूंगा नहीं, आपके जो है कोशिश की जाएगी कि आपके जो टाइम पीरियड है जितना, उसके अंदर अंदर आपका सारा जीएस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एंड कॉन्सेप्ट के साथ जो है उसे समावेश किया जाए और किस तरीके से आपको उसे पढ़ाया जाए, उसके साथ साथ उसे किस तरीके से आपको याद भी कराया जाए। तो उसे हम कई रास्तों से लेकर चलेंगे। देखिए, जीएस को तैयार करने के लिए जीएस का जो कोर्स, जीएस का जो सिलेबस होता है वो काफ़ी वाइड होता है, ठीक है। और उस वाइड सिलेबस में जो है आपके लगभग 5 सब्जेक्ट तो मेजर सब्जेक्ट होते हैं, उसके बाद भी आपके 3-4 जो है कुछ माइनर सब्जेक्ट भी होते हैं। तो अगर आप इन सबको जोड़ लिया जाए तो आपके 10-12 सब्जेक्ट बैठ जाते हैं। तो अब 10-12 सब्जेक्ट को आप लोगों के पास, जबकि आप लोगों को पता है कि 2 महीने का समय है, तो इस 2 मंथ में आप इतने वाइड सब्जेक्ट को किस तरीके से उसे कवर करें कि हम अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। और अच्छे से अच्छे मार्क्स का तात्पर्य है कि आप एक सिलेक्शन ले सकें। मेन पर्पज है लास्ट सिलेक्शन। तो सिलेक्शन लेने के लिए हमें जो है तो उसके लिए क्या करना होगा, आप लोगों को एक स्ट्रेटजी ऐसी बनानी होगी। देखिए, पढ़ते तो सब लोग हैं, ठीक है, पढ़ना तो बहुत लोग तैयारी करेंगे, बहुत लोग, लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, लाखों बच्चे, लेकिन उसमें से सिलेक्शन जो होता है वो कुछ सेलेक्टेड बच्चों का ही होता है। तो उसका रीजन होता है और उसमें मेहनत करने वाले भी बहुत होते हैं, लेकिन मेहनत करना और मेहनत को दिशा दिखाना ये एक अलग चीज़ें हैं। अगर आपको रास्ता बताने के लिए एक सही दिशा मिल जाए तो आप उस मंजिल को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से पा सकते हैं। तो इसलिए देखिए, जीएस को तैयार करने के लिए हम एक स्मार्ट स्ट्रेटजी पर काम करेंगे और आप स्मार्ट स्ट्रेटजी के थ्रू अगर आप मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो आप मंजिल बहुत आसानी से और बहुत जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए देखिए, चलिए, जैसा कि जो है आपको सचिन सर ने बताया है कि मैंने जो है कुछ प्रतिष्ठित संस्थानों में दिल्ली में भी पढ़ाया है और जीएस पढ़ाने का मेरा ठीक ठाक अनुभव रहा है। तो मैं आप लोगों के सामने जो है थोड़ा सा जीएस के बारे में थोड़ा चर्चा करने जा रहा हूं। तो देखिए भैया, बात यह है कि सबसे पहले तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि 50 मार्क्स की जीएस आपके जो एग्जाम में है, पेपर में निर्धारित की गई है। और 50 मार्क्स की जीएस का मतलब है कि आप जीएस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जीएस के बगैर भी सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। तो अब नहीं ले सकते हैं तो इसके लिए आपको जीएस में क्या करना होगा, क्या पढ़ना होगा। चलिए, तो देखिए, जीएस में जो है आपको एक तो आपके लिए जो है जो आपका सिलेबस है, उस सिलेबस में आपको बताया गया है हिस्ट्री, आपके सिलेबस में रखा गया है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में स्पेशली राष्ट्रीय आंदोलन की बात की गई है। देखिए, हिस्ट्री में जो है स्पेशली राष्ट्रीय आंदोलन की बात की गई है। तो इसका तात्पर्य ये है कि आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है, सभी एग्जाम्स में मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और अदर टोटल हिस्ट्री के। तो इसलिए जो ये मॉडर्न हिस्ट्री है आपकी, मॉडर्न हिस्ट्री, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री आपका जो है ज़्यादा, और मॉडर्न हिस्ट्री में भी जो आपके राष्ट्रीय आंदोलन मतलब नेशनल मूवमेंट जो हुए थे हमारे आज़ादी से पहले के, जो नेशनल मूवमेंट थे, उन मूवमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पाएंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन, तो आप इस पर ज़्यादा काम करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छा होगा। उससे आगे आपको बताया गया है, जैसा कि आपके सिलेबस में इंडियन ज्योग्राफी की चर्चा की गई है, इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी, और वैसे भी इंडियन ज्योग्राफी जो है वो काफ़ी ज़्यादा आती है। वर्ल्ड ज्योग्राफी आपके सिलेबस में नहीं दिखाई गई है, तो इसलिए केवल इसमें इंडियन ज्योग्राफी की चर्चा की गई है। तो हम इंडियन ज्योग्राफी जो है, सारी इंडियन ज्योग्राफी को हम मैप के थ्रू पढ़ेंगे। देखिए, आप हर सब्जेक्ट को पढ़ने का एक अलग नज़रिया होता है, हर सब्जेक्ट को पढ़ने का। आप सभी सब्जेक्ट को आप एक ही तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं। जैसे आप अगर इंडियन ज्योग्राफी है और अगर इंडियन ज्योग्राफी में आप मैप का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ज्योग्राफी पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। ज्योग्राफी पढ़ना हमारे वो चीज़ें ना ही ध्यान रहती हैं ना ही याद रहती हैं। तो आप इंडियन ज्योग्राफी को मैप के माध्यम से किस तरीके से उन चीज़ों को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वो सारी चीज़ें हम पढ़ते जाएंगे, हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी। उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स का पार्ट है, इकोनॉमिक्स जो आपके एग्जाम में सिलेबस में रखा गया है। उसके बाद आपका साइंस, विज्ञान मतलब सामान्य विज्ञान,
अब ये जो सामान्य विज्ञान है, ठीक है, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री, सॉरी मैथमेटिक्स नहीं, वो बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों पार्ट साइंस में आ जाते हैं, सामान्य विज्ञान में ये तीनों हैं। देखिए आपको इसमें जो बच्चे साइंस साइड बैकग्राउंड के नहीं होते हैं तो वो बच्चे बहुत घबरा जाते हैं कि हम साइंस कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए आपको साइंस जो है वो टेक्निकल साइंस आपको नहीं पढ़नी है, आपको केवल एक व्यवहारिक चीज़ें पढ़नी है जो आपके जनरल लाइफ में जो आपकी चीज़ें घटती हैं, जो आपके घटित होती हैं, जो चीज़ें आप कैसे चल रहे हैं, तो चलना जो है आप चल रहे हैं, या फिर जो है कौन सी तरंग है, तरंग कितने प्रकार की होती हैं। तो आप मान लीजिए टीवी चला रहे हैं रिमोट से, तो रिमोट में कौन सी तरंग का यूज किया जाता है, मतलब सारी टोटल नॉर्मल चीज़ें, जो नॉर्मल चीज़ें एक अपेक्षा की जाती है। एक्चुअल में होता क्या है कि एग्जामिनर आपसे अपेक्षा करता है कि आप नॉर्मल लाइफ में होने वाली जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें जाने, तभी एक ग्रेजुएट बंदा माना जाता है। तो ग्रेजुएट बंदे से अपेक्षा की जाती है कि वो नॉर्मल इन चीज़ों को जाने, आपको इन चीज़ों पर रिसर्च नहीं करनी है। तो इसलिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जबकि इसमें बायोलॉजी का जो पोर्शन है वो थोड़ा ज़्यादा आता है, फिजिक्स का पोर्शन उससे थोड़ा कम आता है, और केमिस्ट्री का पोर्शन तो बहुत ही कम आता है, ठीक है ना। केमिस्ट्री से आपको इसमें लगभग 1-2 क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा। अगर आप एक बार को केमिस्ट्री का पोर्शन छोड़ भी देंगे तो काम चलाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन फिजिक्स और बायोलॉजी आपको पढ़नी है, ठीक है। तो जैसे आप लोग यहाँ पर फिजिक्स पढ़ेंगे तो फिजिक्स को हम एक एक चीज़ को आप इस तरीके से नहीं समझेंगे, उसे व्यवहार से रिलेट करके एक एक चीज़ को आप नहीं समझेंगे, आपको यही नहीं पता लगेगा कि तरंग चलती कैसे है, तरंग चलने का सिस्टम क्या है, तरंग चलने की दिशा क्या है, ठीक है, तब तक आप किन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। देखिए रट्टा मारना केवल पर्पस नहीं होना चाहिए, केवल अगर आप आंख मीच के रट्टा मारेंगे तो काम नहीं चलता है किसी भी कीमत पर। रट्टा मारना से काम नहीं चलेगा, आपको उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो वो हमारे माइंड की फिक्स मेमोरी में ज़्यादा समय तक बने रहते हैं, हमारे वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, तो हमारे ज़्यादा समय तक वो चीज़ें याद रहती हैं, और रट्टा मारने की चीज़ें जो हैं वो नहीं चल पाती हैं, ठीक है। अब उससे आगे पॉलिटी, देखिए पॉलिटी हम भारतीय ही पढ़ते हैं, ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था बोला जाता है, संविधान, ठीक है नहीं। तो संविधान के बारे में भी जो है अच्छा खासा आपके सिलेबस में जो है और अच्छा खासा पोर्शन इसका आता है पॉलिटी का। और उसके अलग एक जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है आज के टाइम में, जिन्हें बोला जाता है समसामयिक घटनाएं, समसामयिक घटनाएं। तो समसामयिक घटना का मतलब है करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स। तो देखिए ये जो करंट अफेयर्स का पार्ट है, ये करंट अफेयर्स का पार्ट भी आज जो है अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है आपके जीएस में। जीएस का जो है एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है समसामयिक घटनाएं भी, तो हम समसामयिक घटनाएं भी पढ़ेंगे। तो ये आप लोगों का सिलेबस है जो आप लोगों को कवर करना है, और इस सिलेबस को कवर करके आपको 2 मंथ्स के अंदर, हाँ बच्चों 2 मंथ्स के अंदर आप लोगों को, 2 महीने के अंदर अंदर आप लोगों को ये सिलेबस कवर भी करना है और इसमें अच्छा स्कोर भी करना है। अब इसके लिए क्या क्या किया जाए, क्या क्या नहीं किया जाए, ये सारी चीजें। अब देखिए इसमें आप लोगों को, आप लोगों को गाइड करेंगे, हमारा काम है गाइड करना, आपका काम है मेहनत करना। तो हमारा काम गाइड करने का ये है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये होता है, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए पढ़ना क्या है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है पढ़ना क्या नहीं है, ठीक है। पढ़ना क्या है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या नहीं पढ़ना है। तो इसलिए हम उसी को बोला जाता है स्मार्ट स्ट्रेटजी। अगर आप एक स्मार्ट स्ट्रेटजी के थ्रू पढ़ाई करेंगे, एक अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे, मेहनत करना और स्मार्ट तरीके से मेहनत करने में जो है बहुत ज़्यादा अंतर, सफलता में अंतर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन मेहनत वो इंसान भी करता है जो स्मार्ट तरीके से नहीं कर रहा है, और कहीं ना कहीं वो स्मार्ट तरीके से मेहनत करने वाले से कुछ ज़्यादा ही मेहनत करता है, ठीक है। तो इसलिए हम इस तरीके से 2 महीने के अंदर अगर हमें जो है ये कोर्स कवर करना है तो हम किस तरीके से इस कोर्स को कवर करें और एक अच्छा स्कोर करें जिससे कि आप लोगों का सिलेक्शन आपके एग्ज़ाम में, इस एग्ज़ाम में आपके हो जाए, ठीक है। तो चलिए अब हम जो है जैसे कि डेमो के तौर पर एक थोड़ा सा आप लोगों को कुछ स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग जो है डेमो के तौर पर
हम लोग डेमो के तौर पर, देखिए डेमो भी एक क्लास का एक पार्ट होता है, और डेमो का मतलब ये नहीं है कि डेमो आपको यही पढ़ाया जाए, आपको टोटल का टोटल ये ऐसा का ऐसा ही पढ़ाया जाएगा। इसमें कोई भी बिल्कुल भी कैसा भी दो राय नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है नहीं। कहीं से भी हम किसी भी टॉपिक को पढ़ाएंगे तो वो आपको बेस्ट ही मिलेगा, ठीक है नहीं। इस चीज़ की आपको घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। तो देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं संविधान। अब देखिए ये जो संविधान है, संविधान मतलब भारतीय राज्य व्यवस्था जिसे कहा जाता है, ऐसी व्यवस्था जिससे किसी देश का राज्य चलाया जाता हो, किसी देश का राज चलता हो, उसे बोला जाता है, उसे क्या बोला जाता है, राज्य व्यवस्था, ठीक है। संविधान, संविधान का अर्थ है सम प्लस विधान, ठीक है। मतलब ऐसा विधान, विधान क्या होता है, विधान का अर्थ होता है कानून, ऐसा कानून जो सबके लिए समान हो, वो संविधान कहलाता है, ठीक है। अब हम संविधान पढ़ेंगे तो देखिए संविधान को हमें जो है बहुत जल्दी भी कवर करना है, और वो याद भी करना है, और वो तैयार भी करना है, ठीक है। तो संविधान, हमारा जो संविधान था, तो सबसे पहले हमारा संविधान में संविधान सभा के बारे में हम पढ़ते हैं कि भाई हमारी संविधान सभा जो थी, इस संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 में जो दूसरी बैठक हुई थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और 9 दिसंबर 1946 में जो पहली बैठक हुई थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, वो अस्थायी अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, BN राव थे। संविधान जो है वो कितने दिन में बन के तैयार हुआ, 8 साल 11 महीने 18 दिन में बन के तैयार हुआ। संविधान को बनाने में संविधान वेत्ताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया, और उसके बाद संविधान बनाया गया, ठीक है नहीं। फिर संविधान में जो है कुछ समितियां निर्धारित की गई, अपने अपने काम सौंपे गए, ठीक है नहीं। मोस्टली 8 समितियां, बड़ी समितियां बनाई गई, लगभग 8 बड़ी समितियां बनाई गई। जैसे संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, तो इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है, या संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है, या प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जैसे पटेल साहब थे। तो इस तरीके से आप लोगों को, और एक आपका जो है प्रारूप समिति, जिसकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, इसके सारे सदस्य भी हम लोगों को याद होने चाहिए। तो हमें जो है सारी संविधान सभा के बारे में जो है जानना है, और सारी संविधान सभा के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम आएंगे प्रस्तावना पर। देखिए प्रस्तावना जो है संविधान का सबसे पहला पेज है प्रस्तावना। संविधान का सबसे पहला पेज है प्रस्तावना, और इसे उद्देशिका भी कहा जाता है। और इसे उद्देशिका क्यों कहा जाता है, इसे उद्देशिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये उद्देश्यों को दर्शाता है। ये जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका पेश की थी। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 में एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था संविधान सभा के सामने, और उसे 22 जनवरी 1947 में उस उद्देश्य प्रस्ताव को पास किया था संविधान सभा में। संविधान सभा ने, तो उसमें क्या था, उसमें लिखे गए थे कि संविधान, हमारा जो संविधान बनेगा, उस संविधान के उद्देश्य क्या होंगे, पर्पज क्या होंगे, हम संविधान बना किस लिए रहे हैं, क्यों बना रहे हैं संविधान। तो उस संविधान को बनाने का जो पर्पज है, संविधान को बनाने के जो उद्देश्य हैं, वो उद्देश्य प्रस्ताव में लिखे गए थे, और इसी वजह से इसे कहा जाता है उद्देशिका, और वही प्रस्तावना है। तो प्रस्तावना सबसे पहले का पेज है, हालांकि ये संविधान में जो जोड़ा गया था, बाद में जोड़ा गया था, ठीक है ना। तो प्रस्तावना, ठीक है। अब प्रस्तावना के बाद फिर आप लोग जो है हम स्टार्ट करेंगे आपका स्टार्टिंग से आर्टिकल 1 से लेके 395 तक, ठीक है। जैसे ही मैं संविधान आपका लोगों का स्टार्ट करूंगा तो टोटल आपको बताऊंगा कि भी संविधान में, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, जो कि इस समय 465 अनुच्छेद हो गए हैं लगभग। लेकिन ये 465 अनुच्छेद जो है, अगर मेन अनुच्छेद की हम बात करेंगे तो वो 395 ही हैं अब भी, ठीक है नहीं। लेकिन अगर आप लोग उनमें क्या क्या गया इस तरीके से हम इंक्लूड करते हैं तो वो 465 अनुच्छेद बैठते हैं, ठीक है नहीं, सब क्लोज करके। अब उसके बाद हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। अब ये जो 8 अनुसूचियां, ठीक है, ये जो 8 अनुसूचियां थी, उसके बाद संविधान में 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई हैं, तो टोटल अनुसूचियां संविधान में हो गई हैं 12। टोटल अनुसूचियां हैं संविधान में 12। इस समय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं।
उसके बाद संविधान में, मूल संविधान में 22 भाग थे, मूल संविधान में भाग थे 22, जो कि इस समय देखिए कुछ कम भी हुए, कुछ ज़्यादा हुए, ठीक है ना। किसी भाग को निकाला भी गया है, ठीक है ना, और कुछ भाग उसमें जोड़े गए हैं। फिर वही बात कि भाग, अगर आप मेन भाग की बात, मेन पार्ट की बात करेंगे, देखिए संविधान जिस तरीके से हमारा बना है, तो संविधान एक किताब है और उस किताब को जो है चैप्टर्स में बांटा है, विषयों में, चैप्टर्स में बांटा है, अध्यायों में बांटा है। तो उसमें 22 अध्याय टोटल बनाए गए हैं और फिर उस अध्यायों में जो टॉपिक है वो 395 टॉपिक है। अब जो मेन अध्याय हैं वो आज भी 22 है, लेकिन उसमें कै गए करके कुछ अध्याय जो है उसमें बढ़ा दिए गए हैं और एक दो अध्याय उसमें घटाया भी गया है। तो इस तरीके से इसमें जो है टोटल 25 भाग इस समय है। तो इस समय मूल संविधान, इस समय संविधान में 25 भाग हैं। मूल संविधान में 22 भाग थे, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। अब 465 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग हैं, ठीक है। तो हम इस तरीके से इन सारी चीज़ों को जो है पढ़ते हुए चलेंगे। हम जो है प्रस्तावना को कवर करेंगे और सारी प्रस्तावना के बारे में समझेंगे कि प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, प्रस्तावना अमेरिका, प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, प्रस्तावना किस भाषा, प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से ली गई है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, प्रस्तावना में जो शब्द हैं उन सभी शब्दों के बारे में जो है हम चर्चा करेंगे। जैसे हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये जो हमारी सारी चीज वर्ड्स हैं, ये हमें सारे वर्ड्स, हमें जो सारे वर्ड्स हैं, ठीक है, इन वर्ड्स के बारे में, एक एक वर्ड्स के बारे में हम समझेंगे कि जी संपूर्ण प्रभुत्व क्या, संपूर्ण प्रभुत्व का अर्थ क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या है। क्योंकि ये एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाता है कि संपूर्ण प्रभुत्व से आज से क्या है, ठीक है नहीं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से आज से क्या है, गणराज्य से आज से क्या है, पंथ निरपेक्ष आज से क्या है, प्रस्तावना में कितनी बार संविधान संशोधन किया जा चुका है। क्योंकि देखिए हमारा संविधान जो है, संविधान को लचर संविधान कहा जाता है या लचीला संविधान कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है इसे लचीला संविधान? क्योंकि हमारे संविधान को लगभग 70 साल बने हुए हैं और 70 साल में हमारे संविधान में लगभग 104 संविधान संशोधन हो गए हैं। मतलब संविधान, देखिए संविधान जो बनाया संविधान वेत्ताओं ने, हमारे संविधान विशेषज्ञों ने जो संविधान बनाया, उन लोगों को इस बात का आभास था कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा तो कंडीशंस चेंज होंगी, ठीक है नहीं, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, कंडीशन चेंज होंगी, बहुत सारी समस्याएं ऐसी होंगी जिससे हम अभी जिनका आकलन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने कुछ इस तरीके के उसमें प्रोविजन डाले। उसमें आर्टिकल 368 इसी का प्रोविजन है। आपका जो अनुच्छेद 368 बताएगा वो यही बात को बताएगा कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमारे संविधान में 104 संविधान संशोधन हो गए। तो इस वजह से हमारे संविधान में संशोधन करना आसान है, ठीक है नहीं। हालांकि कुछ प्रोविजंस को संविधान करना, कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिन्हें संविधान में संशोधन करना काफी हार्ड है, ठीक है नहीं। संविधान में संशोधन 3 तरीके से वैसे किया जाता है, एक साधारण बहुमत से, एक विशेष बहुमत से, एक विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के बहुमत से, ठीक है नहीं। वो सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा 368 में। तो हमारे संविधान को इसी वजह से लचीला संविधान या लचर संविधान कहा जाता है, क्योंकि संविधान में जो संविधान संशोधन करना है वो आसान है। लेकिन अमेरिका के संविधान जो है उसे लगभग 300 साल बने हुए हो गए और 300 साल में अमेरिका के संविधान में अभी तक केवल 9 संविधान संशोधन हुए हैं। इसलिए वहां के संविधान को जो है लचर संविधान नहीं कहा जाता है, वो कठोर संविधान है, ठीक है। ऐसे ही हम पढ़ेंगे कि हमारा संविधान में जो लिखा है कि हम राज्यों का संघ है, यानी कि भारत जो है ये राज्यों का संघ है। क्या है ये राज्यों का संघ है। अब राज्यों के संघ से मतलब है कि हम जो है यूनियन है, हम राज्यों का संघ है। अमेरिका भी राज्यों का संघ है, लेकिन अमेरिका राज्यों का संघ है, लेकिन हमारे संघ में और वहां के संघ में अंतर है। वो फेडरल है, वो संघ है, हिंदी में संघ ही बोला जाएगा। हमारा भी संघ है, उनका भी संघ है, लेकिन उनका इंग्लिश में फेडरल है, हमारा इंग्लिश में यूनियन है। अब मैं सारे डिफरेंस में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या फेडरल होता है, क्या यूनियन होता है, ठीक है नहीं। ये सारी चीजें हम पढ़ते हुए चलेंगे और फिर उसके बाद हम आर्टिकल 1 से आप लोग आ गया, आर्टिकल 1 से 5 तक आप लोग पढ़ेंगे। आर्टिकल 1 से 4 तक आप लोग पढ़ेंगे कि भारत राज्यों का संघ है।
एक एक चीजें हम जो है टोटल आर्टिकल्स पे काम। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे जी हमें 395 के 395 आर्टिकल याद करने हैं। नहीं नहीं, आपको 395 आर्टिकल याद नहीं करने हैं और ना ही 395 आर्टिकल याद करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय भी नहीं है। इसलिए आप लोगों को केवल वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल याद करने हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है नहीं। जैसे आर्टिकल 1 से 4, इसमें भारत राज्यों का संघ है, इसी के बारे में बताया गया है, ठीक है नहीं। फिर यहां तो बता दिया हमें भारत राज्यों का संघ है, लेकिन उधर अनुसूची 1 देखिए, जैसे हमारा संविधान है तो संविधान में आर्टिकल में कुछ चीजें लिखी गई हैं, फिर एक जो अनुसूची के 4-5 पेज हैं संविधान में, वो भी स्टार्टिंग में जुड़े हुए हैं। तो जो चीजें यहाँ पे डिस्क्राइब करके नहीं बताई गई हैं वो अनुसूची में डाल दी गई हैं। जैसे यहाँ पे ये तो बता दिया भारत राज्यों का संघ है। अब भारत राज्यों का संघ तो है, लेकिन भारत में कितने राज्य हैं, उन राज्यों की भारत के नक्शे पर लोकेशन कहाँ कहाँ है, ये सारी चीजें बताई गई हैं अनुसूची में। ये सारी चीजें आपको शेड्यूल में बताई गई हैं, अनुसूची में बताई गई हैं कि भारत के किस स्टेट की, किस राज्य की जो लोकेशन है वो कहां पर है और कितने राज्य हैं। जैसे इस समय भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इनकी लोकेशन और आपको इनके नाम जो दर्शाए गए हैं वो सब बताए गए हैं अनुसूची 1 में। तो इसी तरीके से हम आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक आप पढ़ेंगे नागरिकता, ठीक है। नागरिकता के बारे में बताया है कि भारत में जो है हमारे भारत में नागरिकता लेने के क्या क्या प्रोविजंस हैं। 5 से 11 तक हम ऑलमोस्ट संसद के ऊपर ही छोड़ा गया है यहाँ इन्होंने, क्योंकि जब संविधान बना था तो उस समय 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ, तो लागू होने के समय के ही प्रोविजंस इन्होंने जो है आर्टिकल में ज़्यादातर डाला है कि उस समय किसे किसे नागरिक बनाया जा सकता था, ठीक है नहीं। जो भारत में रह रहा है उसे नागरिक बना दिया जाएगा, जो पाकिस्तान से वापस आ रहा है उसे नागरिक बना दिया जाएगा, या पाकिस्तान से आना चाहता है उसे नागरिक बना दिया जाएगा, ठीक है नहीं। तो वो इन आर्टिकल में बताया गया है। और उससे फिर आर्टिकल 11 इसी बात को कहता है, आपका नागरिकता का जो आर्टिकल 11 है, आर्टिकल 11 इसी बात को कहता है कि नागरिकता देने की जो शक्ति है वो संसद को दे दी गई है, ठीक है नहीं। अब संसद उसके लिए क्या प्रोविजन करता है, कैसे प्रोविजन करता है, तो वो संसद के ऊपर है। तो संसद ने फिर अपने अधिनियम बनाए समय समय पर, फिर उनमें सुधार किए, वो सारी चीजें हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप 12 से 35 आर्टिकल 12 से 35 और 12 से 35 में है मूल अधिकार। अब देखिए ये भाग 1 है, आर्टिकल 1 से 4 में ये है, ये भाग 1, ये आर्टिकल 5 से 11 में ये है आपका भाग 2, आर्टिकल 12 से 35 में ये है आपका भाग 3। तो ये जो भाग 3 है आर्टिकल 12 से 35 इसमें है मूल अधिकार। अब देखिए आप अगर मान लीजिए आप संविधान पढ़ रहे हैं, मतलब संविधान वेत्ता जो है उन्होंने संविधान लिखना शुरू किया, तो आप मुझे ये बताइए सबसे पहले किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो यही जरूरत पड़ेगी भी हमारा जो अधिकार क्षेत्र में जितनी भी भूमि आती है, ठीक है नहीं, पहले उस भूमि को कब्जे में करो। तो सबसे पहले वही चीज लिखी गई कि भाग 1 में यही चीज लिखी गई, सबसे पहले उस चीज को कब्जे में कीजिए जो हमारे अधिकार क्षेत्र में सारी भूमि, सारी लैंड आती है, ठीक है नहीं। तो भारत के बारे में बताया कि भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। भारत की प्रकृति जो होगी वो संघीय प्रकृति होगी, हालांकि वो एक अलग विषय है कि हमारा जो भारत है वो अर्ध संघीय प्रकृति है, ठीक है ना, अर्ध संघीय है, संघीय नहीं है, अर्ध संघीय है, लेकिन एक संघीय प्रकृति होगी। तो उसके बाद क्या विचार किया गया कि भी अब भारत के अंदर जो लोग हैं, हमने अपना भारत आज़ाद हो गया और आज़ाद होने के बाद जो हमारे भारत के लोग निवास कर रहे हैं, इन लोगों को हम जो नागरिकता देंगे, सिटीजनशिप देंगे, वो कैसे कैसे देंगे, किन किन लोगों को हम अपने देश में रखें या किन किन लोगों को देश में नहीं रखा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है फिर बताई गई हैं। अब उसके बाद आपको ने जो है जो नागरिक हैं, जो सिटीजन है, वो देश में रहे। अब देश में रहने के साथ साथ उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी, किस किस तरीके से शासन चलेगा, क्या क्या चीजें होंगी। तो देखिए सबसे पहले क्या सोचा जाएगा, अब सबसे पहली चीज मौलिक अधिकार की है कि जब नागरिक देश में रहेगा तो नागरिक को जो है बेसिक, मूल मतलब बेसिक मतलब फंडामेंटल जो रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। एक नागरिक अगर रह रहा है तो उसे क्या क्या फंडामेंटल रिक्वायरमेंट होंगी, जैसे कि भी कम से कम एक व्यक्ति को जो है जीने का अधिकार तो कम से कम है, ठीक है नहीं, तो इसलिए जीने का अधिकार इसे दिया जाएगा, ठीक है नहीं। या फिर कोई व्यक्ति है, अगर सभी व्यक्ति देश में रह रहे हैं तो सभी व्यक्तियों को किसी भी वजह से जो है उनमें असमानता नहीं की जाएगी, सभी को समान देखा जाएगा, सभी में इक्वलिटी से देखा जाएगा, सभी को बोलने की आज़ादी होगी, ठीक है नहीं, सभी को
अपने धर्म का किसी तरीके की स्वतंत्रता होगी, किसी भी कॉलेज में पढ़ने की स्वतंत्रता होगी, कहीं जाने की स्वतंत्रता होगी, देश में घूमने की स्वतंत्रता होगी। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि इन पर गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा संसाधन खर्च नहीं करने पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ खर्च नहीं करना पड़ रहा है। ये केवल बस ये लोगों को क्या दिए जा रहे हैं, लोगों को राइट्स दिए जा रहे हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये तानाशाही सरकार नहीं है। हमारा संविधान जो है, हमारा जो देश है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ठीक है ना। और भारत का दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है ना। और भारत का सबसे पहला लिखित संविधान, दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान, दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। और दुनिया का सबसे पहला और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान ब्रिटेन का है। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान ले तो भारत का दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो आपका भारत का है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है, और लोकतंत्र में है जो है लोगों को मौलिक अधिकार दिए जाते हैं, मूल अधिकार। देखिए लोकतंत्र तभी तो कहा जाएगा, वो लोकतंत्र मतलब जनतंत्र, मतलब पब्लिक का शासन, यानी कि जनता का शासन। और जनता का शासन ही लोकतंत्र होता है, ठीक है ना। और जनता का शासन है तो जनता का शासन कब होगा, जनता का शासन तभी होगा ना जब जनता को मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे, तभी तो जनता का शासन होगा। अब उसे फंडामेंटल राइट्स है नहीं कुछ भी, तो फिर जनता का शासन कहाँ हुआ। तो इसलिए सब उसके बाद सोचा गया कि भी फंडामेंटल राइट हम देंगे, ठीक है ना। उसके बाद भाग 4 आया। तो भाग 4 में जो है हम आर्टिकल 36 से 51 तक पढ़ेंगे, आर्टिकल 36 से 51 तक। और इस भाग 4 में आप लोग पढ़ेंगे नीति निदेशक तत्व। क्या पढ़ेंगे, नीति निदेशक तत्व। अब ये जो नीति निदेशक तत्व आप लोग पढ़ेंगे, ये नीति निदेशक तत्व राज्य के लिए, यानी कि सरकार को, राज्य को निर्देश है, राज्य को निर्देश है कि आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप ये कल्याण के काम करेंगे, ठीक है। राज्य को ये भी एक तरीके के मौलिक अधिकार हैं, लेकिन ये ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो कि सरकार के पास जब देश आज़ाद हुआ था तो इतने संसाधन नहीं थे कि वो इन मौलिक अधिकारों को जो है इस आर्टिकल में, इस भाग में डाला जा सके। क्योंकि इस भाग में डालने से क्या होता है कि इस भाग में जब मैं आपको मौलिक अधिकार पढ़ाते समय आपको बताया जाएगा कि मौलिक अधिकार जो है ये वाद योग्य है। वाद योग्य का अर्थ क्या है, वाद योग्य का अर्थ है कि इनके ऊपर वाद विवाद किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, वाद विवाद किया जा सकता है। और ये प्रवर्तनीय है। प्रवर्तनीय का अर्थ है कि इन्हें इन्फोर्स किया जा सकता है, ठीक है ना। इनके अगर आप मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हो। लेकिन नीति निदेशक तत्व क्या है, ये भी एक तरीके के अधिकार हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि इंडिया के पास इतने संसाधन नहीं थे कि इन्हें जो है इनके ऊपर इन्हें परिवर्तनीय किया जा सके, इनके लिए जो है कोर्ट में जाया जा सके, ठीक है ना, इनके को चैलेंज किया जा सके। इनसे केवल अपेक्षा की जाती है कि सरकार इन कामों को भी करे, सरकार इन अधिकारों को भी दे। जितनी भी सक्षम सरकार होती जाए वो इन अधिकारों को देती जाए, ठीक है ना। सरकार जो है नीतियां बनाते समय, जब सरकार नीतियां बनाएगी, जब सरकार किसी भी तरीके की नीतियां बनाएगी, संसद अपनी नीतियां बनाएगी, तो नीतियां बनाते समय इन तत्वों का ध्यान रखे, निदेशक तत्वों का ध्यान रखे, ठीक है नहीं। तो ये कहा जाता है सरकार के लिए आदेश है, संविधान ये सरकार के लिए आदेश देता है, ठीक है। उसके बाद आप भाग 5 में आप पढ़ेंगे भाग 5 में नहीं, भाग 4 के, भाग 5 बाद में देखेंगे, पहले उससे भाग 4 के जो कि बाद में जोड़ा गया है, 51 के, आर्टिकल 51 के में जोड़ा गया है। और इसे बोला जाता है मूल कर्तव्य। इसे जो बोला जाता है मूल कर्तव्य, जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए हैं। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए हैं। और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए हैं, ठीक है नहीं। क्यों जोड़े गए हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी के शासनकाल में जो है, इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी तो उस इमरजेंसी के समय तो फिर उसके बाद सरकार को कुछ ऐसा महसूस हुआ कि भाई लोगों ने अधिकार तो ले लिए, लेकिन अधिकार लेने के बाद लोगों को कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी कुछ लोगों की होनी चाहिए। उन्हें जो है कुछ चीज़ें ये भी माननी चाहिए कि भाई हमें भी कोई कर्तव्य निभाने हैं। तो इसलिए उन कर्तव्यों को निभाने के लिए उन जो है इसमें भाग 4 के में आर्टिकल 51 के जोड़ा गया और इसमें मूल कर्तव्य जोड़े गए, जिसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। और उस सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने सिफारिश करी थी कि हाँ मूल कर्तव्य जोड़े जाइए। हालांकि देखिए एक्चुअल में क्या है
कि क्वेश्चन आप लोगों से आएगा, क्वेश्चन वो पूछता है कि बताइए मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। तो मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। लेकिन देखिए 42वां संविधान संशोधन जो है उसे मिनी संविधान कहा जाता है, उसमें बहुत बड़े स्तर पर संविधान में संशोधन हुआ था, लेकिन और वो सारा का सारा ही सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। लेकिन एक्चुअल में सवाल केवल जो एग्जाम में आ गया, ऑलमोस्ट किताबों में आपको वही लिखा मिलता है बस, क्योंकि केवल सवाल आया कि बताइए मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए, तो आपको किताबों में केवल वही मिलेगा। लेकिन 42वें संविधान में जो भी प्रोविजन जोड़ा गया है वो सारे के सारे ही सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही जोड़े गए हैं। ठीक है, तो हम इस तरीके से इस सारे पॉलिटी को कवर करते चलेंगे। करें सर आगे स्टार्ट कुछ और। चलिए तो हम जो है आगे देखिए, अब हम बात करते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। इट मीन्स मूल अधिकार के बारे में, मौलिक अधिकार के बारे में। तो देखिए ये जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स, इन्हें बोला जाता है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट का मतलब है, देखिए फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, ये जो फंडामेंटल राइट है, ये जो मौलिक अधिकार हैं, ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। किसी भी व्यक्ति को जीने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट, इतनी रिक्वायरमेंट चाहिए, ये कहलाते हैं मौलिक अधिकार। अब ये मौलिक अधिकार जो हैं, ये सबसे पहला बात है, सबसे पहला तो क्वेश्चन आपका यही आता है मौलिक अधिकार से कि मौलिक अधिकार की हमारे संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यह है कि मौलिक अधिकारों को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, या भाग 3 को क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए संविधान के 22 भागों में से कौन सा भाग संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो संविधान के 22 भागों में से भाग 3 मैग्ना कार्टा कहा जाता है संविधान का। क्यों कहा जाता है, अब उसे समझिए। ये मैग्ना कार्टा क्या है, तो इसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब ये मैग्ना कार्टा है क्या, मैग्ना कार्टा क्या है कि 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के महाराजा थे किंग जॉन। तो ब्रिटेन के महाराजा किंग जॉन ने सबसे पहली बार मौलिक अधिकारों के बारे में लिखवाया था। मौलिक अधिकार, लोगों के मौलिक अधिकार लिखवाए थे सामंतों के दबाव में, तो इसलिए उसी को कहा जाता है मैग्ना कार्टा। तो इसी वजह से जो हमारे भाग 3 में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है, इन्हें कहा जाता है संविधान का मैग्ना कार्टा। तो इसलिए हमारा संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है मौलिक अधिकारों को। अब अगली बात, मौलिक अधिकारों को या भाग 3 को, या आर्टिकल 12 से 35 को, आर्टिकल 12 से 35 को। अब इससे आगे मौलिक अधिकार लिए कहां से गए हैं, तो देखिए मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से अब मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से तो लिए गए हैं, लेकिन मौलिक अधिकार जो हैं हमारे वो वाद योग्य हैं। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार, जैसे आप पढ़ेंगे कि मान लीजिए नीति निर्देशक तत्व है आपके आगे, तो वो वाद योग्य नहीं है, वो प्रवर्तनीय नहीं है। ये प्रवर्तनीय है या प्रवर्तनीय है। प्रवर्तनीय इट मीन्स इन्फोर्सेबल, इन्हें इन्फोर्स किया जा सकता है। वाद योग्य यानी कि इनके ऊपर आप वाद विवाद कर सकते हैं। तो इसलिए मौलिक अधिकार वाद योग्य है, मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। ठीक है नहीं। अब किसी का अगर मौलिक अधिकार का, फंडामेंटल राइट का हनन होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, हनन होता है, तो आप उसके खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, और आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट जा सकते हैं, उच्च न्यायालय। ठीक है, आप जिस स्टेट में रह रहे हैं उस स्टेट के उच्च न्यायालय में आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं, और आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आपको किसी छोटे मोटे कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप कोर्ट के 4 स्तर होते हैं। सबसे पहला लोअर कोर्ट, लोअर कोर्ट से ऊपर फिर सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसे कहा जाता है, उसके बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। तो आपको लोअर कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सेशन कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके यदि किसी भी मौलिक अधिकार का, फंडामेंटल राइट का हनन होता है, तो आप सीधे या तो हाई कोर्ट जाइए, जो भी आपका पास पड़ेगा वहां पर चले जाइए। देखिए, अगर ये हाई कोर्ट इसीलिए किया गया क्योंकि देखिए, अगर कोई व्यक्ति
केरला का रहने वाला है, कोई व्यक्ति तमिलनाडु का रहने वाला है, तो देखिए ये यहाँ पर जो है, यहाँ पर केरला है, यहाँ पे तमिलनाडु है, यहाँ ऊपर दिल्ली है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 2-3 हज़ार किलोमीटर की दूरी तक वो जाने के लिए जो है, अगर किसी गरीब व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है और वो यहाँ से जो है यहाँ सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो 2-3 हज़ार किलोमीटर की दूरी को एक गरीब व्यक्ति कैसे पार पहुँच पाएगा। तो इसलिए उसके लिए प्रोविज़न किया गया है कि भैया जो तुम्हारे स्टेट में, आपके स्टेट में हाई कोर्ट है, आप उसी हाई कोर्ट में आप अपील डाल दीजिए और आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये वाद योग्य है, ये प्रवर्तनीय है। अब उससे आगे की बात आती है निलंबन। निलंबन, अब देखिए निलंबन जो है कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो अब आप कह देंगे जी, क्वेश्चन पूछा जाता है कि निलंबन इनका करता कौन है, तो निलंबन जो है मौलिक अधिकारों को निलंबन किया जा सकता है, राष्ट्रपति करता। कब होता है निलंबन, देखिए आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, ये है आपात उपबंध, इन्हें कहा जाता है आपात उपबंध। और आपात उपबंध में जो मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जाता है वो लिया गया है जर्मनी के संविधान से। ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है कि आपात उपबंध में मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है, मतलब मौलिक अधिकारों को खत्म किया जा सकता है। अब ये जो आपका आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जाएगा, तो ये कुछ समय के लिए होता है, ये कुछ समय के लिए, साल के लिए, 6 महीने के लिए, 2 महीने के लिए निलंबन किया जा सकता है। या फिर आप कोई राष्ट्र विरोधी गतिविधि कर रहे हैं, ठीक है ना, किसी देश के किसी हमारे शत्रु देश के फेवर में जा रहे हैं, कोई ऐसी गतिविधि कर रहे हैं, तब भी आपके मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों का निलंबन करेंगे राष्ट्रपति। ठीक है, उसके बाद आता है प्रतिबंध। अब देखिए प्रतिबंध जो है, मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है, लेकिन मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाएगा केवल संसद। ठीक है ना, मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध कौन लगाएगी, संसद लगाएगी। अब देखिए, अब ये चीजें जो है, हम सारी चीजें रिवाइज करिए। मौलिक अधिकारों का संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। ठीक है, भाग 3 को कहा जाता है, आर्टिकल 12 से 35 को कहा जाता है। ठीक है, ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, ये वाद योग्य हैं या प्रवर्तनीय हैं। इनका निलंबन किया जा सकता है, राष्ट्रपति इनका निलंबन करता है और इन पर प्रतिबंध किया जा सकता है। ठीक है ना, इन पर प्रतिबंध भी किया जा सकता है। और अब मौलिक अधिकार जो हैं ये नैसर्गिक हैं। मौलिक अधिकार कैसे हैं, नैसर्गिक हैं। अब नैसर्गिक क्या होता है, देखिए नैसर्गिक का अर्थ है प्राकृतिक, नैसर्गिक को बोला जाता है प्राकृतिक। प्राकृतिक का मतलब है ये नेचुरल। देखिए नेचुरल का अर्थ क्या है, नेचुरल का अर्थ यह है कि अगर व्यक्ति को ये एक नेचुरल है, अगर ये नहीं मिलेंगे तो व्यक्ति कैसे जी पाएगा। ठीक है नहीं, तो ये नेचुरल चीज है, ये प्राकृतिक है। देखिए आप मान लीजिए किसी प्रकृति के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं तो आपको जीने में प्रॉब्लम आती है, नहीं आती है। अगर हम प्रकृति के विरुद्ध, नेचर के खिलाफ जाएंगे तो जीने में उतनी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसलिए अगर ये प्राकृतिक है, इसलिए इन्हें बोला जाता है नैसर्गिक, यानी कि मूल अधिकार प्राकृतिक हैं। अगर ये प्राप्त नहीं होंगे तो मनुष्य को जीने में प्रॉब्लम आएगी, मनुष्य की जिंदगी एक जेल हो जाएगी। ठीक है नहीं, जेल में क्या होता है, जेल में लोगों के मौलिक अधिकारों का ही तो हनन होता है। वहां पर केवल उनका जीने का अधिकार बस बचा होता है, बाकी सारे अधिकार उनके वहां पर छीन लिए जाते हैं। तो व्यक्ति की जिंदगी जो है वो कैसी हो जाएगी, जेल हो जाएगी। तो इसलिए ये प्राकृतिक है। ठीक है, ये मौलिक अधिकारों के बारे में बात की गई है। और मौलिक अधिकारों के जो बारे में बात की गई है वो आर्टिकल 12 से 35 में की गई है। अब आपसे वो ये पूछता है कि बताइए मौलिक अधिकारों की चर्चा किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक बात की गई है, तो आर्टिकल 12 से 35 तक बात की गई है। मौलिक अधिकार जो है कौन से भाग में है, भाग 3 में है। मौलिक अधिकारों को क्या कहा जाता है, मौलिक अधिकारों को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार जो है की प्रकृति कैसी है, मौलिक अधिकारों के प्राकृतिक हैं। ठीक है नहीं, नैसर्गिक है। मौलिक अधिकारों को कहां से लिया गया है, मौलिक अधिकारों को अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकारों को कब निलंबित किया जा सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित किया जा सकता है। और यदि कोई राष्ट्र विरोधी गतिविधि कर रहे हैं तब भी निलंबित किया जा सकता है। निलंबित कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ये वाद योग्य है, इन्हें चैलेंज किया जा सकता है। अगर किसी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो उसका सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाके चैलेंज किया जा सकता है। और ये प्रवर्तनीय है, मतलब इन्हें इन्फोर्स किया जा सकता है। इनके लिए कहा जा सकता है कि हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। ठीक है, अब हम आगे करते हैं। तो चलिए, आज थोड़ा ऐसा है कि अगर हम बहुत ज़्यादा इसमें करने की कोशिश करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और ज़्यादा लंबी वीडियो होने की वजह से हम थोड़ा इसी को यहाँ पर ही रोकते हैं। तो इसलिए चलिए, थैंक यू, ओके, धन्यवाद।
तो दोस्तों, जैसे कि आपने अभी क्लास को अटेंड करा, नितिन सर ने आपको पढ़ाया और जिस लेवल से आपको पढ़ाया गया, उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आप सफलता के लिए वास्तव में पूरी जज्बे से लगे हुए हैं और पूरी मेहनत कर रहे हैं और हमारी क्लास का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे दिए गए नंबर पर, जो थंबनेल पर मैंने नंबर डाला हुआ है, उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए और फिर मैं आपको वो प्रक्रिया बताऊंगा कि किस प्रकार से आप इस कक्षा में प्रवेश ले सकते हैं, इस क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें और प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी। ऑल द बेस्ट।